ये टेंस की सेंस में होती है, टेंस प्रोविजन के सेंस में, मतलब है ना, हमारे पास प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म्स कैसी थी, जो अपने आपको टेंस भी प्रोवाइड कर ले रही थी, है ना। फाइनाइट वर्ब्स की बात कर रहा हूं ना। अब क्या है कि आपके फाइनाइट वर्ब्स के स्पेस के अंदर, मतलब कुछ ऐसे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स जिनको आप कह रहे थे, मैंने कहा भी था कि एक्शन वर्ड्स ही नहीं, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स ज़्यादा रोल निभाते हैं फाइनाइट स्पेस में लगने का। एक्शन वर्ड्स तो एक बार लगेंगे अप्रोक्सीमेटली, जो तीन तीन एक्शन वर्ड्स की बात कर रहा था मैंने आपसे, क्या कहा था, वो एक बार लगेगा बच्चे, और उसके बाद उसको किसी की सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स का क्या है, द सेकंड पार्ट, हेल्पिंग वर्ब्स कैसा है बच्चे, वो हेल्प करने के लिए भी लग सकती है, और पर्टिकुलरली किसी और तरह का, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा ये किसी एक्शन वर्ड्स की ही मदद करे, ठीक है, यानी ये एक्शन वर्ड्स की ही मदद करे, है ना। जिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स को तुमने पढ़ा, तो जरूरी ही नहीं या आवश्यक ही नहीं कि हेल्पिंग वर्ब्स मात्र उन्हीं की आवश्यकता के लिए यूज हो, ये अपने आप भी एग्रीमेंट में रहती है, जैसे इसका एग्रीमेंट रहता है वैसा ही रहता है, ठीक है। चाहे आपको आगे नाउन लगाना पड़ जाए उसको उसके साथ, ठीक है, चाहे एडजेक्टिव लगाना पड़ जाए, बच्चे बातें तो हर तरह की बोलनी पड़ती है ना। हेल्पिंग वर्ब्स को आप और क्या बोलते हो बच्चे, ऑक्सिलरी वर्ब्स, बेटा ऑक्सिलरी वर्ब्स, मतलब दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज, बच्चे, और फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आपके कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। गेम चेंजर बोल सकते हो तुम इन्हें, क्या बोल सकते हो बेटा, गेम चेंजर बोल सकते हो। वो कैसे, टेंस मेंटेन करेगी ना, और जैसी जिस एग्रीमेंट के साथ, जिस पर्टिकुलर पर्सन को भी आपने पढ़ना है, लेकिन जिस एग्रीमेंट के साथ, जिस पर्सन के साथ चलेगी ना, वो थोड़ा सा आपके लिए क्या होगा, एक अलग मीनिंग क्रिएट कर लेगा। चाहे फिर आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज आप काम पे ला रहे हो, चाहे मॉडल ऑक्सिलरीज ला रहे हो, मतलब हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स होते कितने टाइप के हैं बेटा, दो मेजर पार्ट्स, तो दोनों को आप थोड़ा पूरी तरह से डिस्क्लोज करके पढ़ सकते हो। वो कैसे, हमारे पास पहला पार्ट क्या बच्चे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, और चक्कर पता क्या है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो ओपन हो जाती हैं किसकी तरह, एक्शन वर्ड्स की तरह। इनका नॉन फाइनाइट और फाइनाइट स्पेस है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स यहाँ पे कहाँ तक अपना सहारा रखती हैं टेंस देने के लिए, प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म तक। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है बेटा, प्राइमरी ऑक्सिलरीज अगर प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म तक सहारा रखती हैं, तो उसका कारण क्या है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो और एक्शन वर्ड्स के आइडेंटिकल काम करती हैं। कैसे काम करती हैं, बराबर बराबर तरीके से चलती है ना, मतलब आपके जो एक्शन वर्ड्स जैसे चलते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट स्पेस में बराबर, उसी तरह प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी कंपैरेटिव एनालिसिस के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, बी हैव डू, मतलब हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स वैसे कंसेप्चुअली चलें तो वो मैं आपको बताता हूँ बेटा। हमारे पास तीन प्रकार के क्या होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, थ्री टाइप्स, ठीक है बेटा। और वो किस टेंस तक रेंज करते हैं अपने आप को, प्रेजेंट और क्यों, हाँ जी, देखिए ना, क्योंकि वो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म्स हैं। एक्शन वर्ड्स में भी तो आपके पास क्या था, प्रेजेंट और पास्ट टेंस ही था, जो क्या कर रहा था, अपना टेंस खुद बता ले रहा था। तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब ये काम करेंगी, तो आपके प्रेजेंट और पास्ट टेंस तक ही सीमित रहेंगी, और प्रेजेंट और पास्ट टेंस तक ही टेंस प्रोवाइड कर सकती हैं। लेकिन इनको भी हम फाइनाइट स्पेस को हम यहाँ लिख रहे हैं, इनके नॉन फाइनाइट स्पेस जो होते हैं वो भी हमारी लैंग्वेज में काम करते हैं बेटा इक्वली। तो ये कौन है, बी वर्ब्स। बी का मतलब अपना होता क्या बच्चे,
अस्तित्व में किसी चीज का होना, मतलब अगर क्रिया की बात की जाए ना, आपके एक्शन की बात की जाए बच्चे, तो बी का मतलब होता है अस्तित्व में होना, ठीक है। और हैव वर्ब्स, कोई चीज पास होना। वैसे हैव का मतलब कैसे यूज करते हो आप मेजर पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एक सही मायने से किसी चीज का आपके पास होना, है ना। और डू वर्ब्स का, डू तो एक डू तो एक कॉमन वर्ड है जो हर क्रिया के लिए यूज हो जाता है, मतलब हर क्रिया जो आप एक्शन वर्ड्स की बात करते हो जब आप, तो एक्शन वर्ड्स को कहीं ना कहीं कॉमन वैल्यू देती है, तो वो डू वर्ब ही देती है। डू का मतलब होता है कुछ करना, तो हर क्रिया में व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है। तो अब बी वर्ब्स क्या है, बी वर्ब्स की प्रेजेंट फॉर्म जो होगी वो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में रख देंगे कि भाई जब हमें प्रेजेंट टेंस चाहिए, बी वर्ब को जो प्रेजेंट टेंस देना होगा तो अपनी प्रेजेंट फॉर्म से देगा। तो बी वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म कौन है बेटा, वेरी गुड, प्रेजेंट एंड पास्ट बचे। तो प्रेजेंट फॉर्म इज, एम, आर, और पास्ट आएगी वॉज, वर्ब थे। मतलब ये रहा। अभी थोड़ा सा मैं आपसे बात करूंगा कंपैरेटिवली इसके ऊपर, पर थोड़ा सा समझो कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव की हैव आ गई। बाय द वे, जैसे कि आपका प्ले सिंगुलर फॉर्म थी, उसी तरह हैव आइडेंटिकल वैल्यू दो। हैव सिंगुलर, हैज प्लूरल फॉर्म ऑफ हैव की ही प्लूरल, ठीक है। पर्सनल आइडेंटिटी बता रहा हूं इसकी मैं आपको, पर्सनल समझ रहे हो, पर्सनल कैसे, मतलब हैव का जो अपना मतलब है वो, जैसे कि प्ले की पर्सनल आइडेंटिटी क्या है, प्ले सिंगुलर, सिंगुलर फॉर्म ऑफ प्ले। प्लेस क्या हो जाती है, प्लूरल फॉर्म ऑफ प्ले, प्रेजेंट ही फॉर्म है ना वो भी, तो दोनों के दोनों क्या है, प्रेजेंट फॉर्म, और मेंटेन कर सकते हैं साथ लग के प्रेजेंट टेंस, एग्रीमेंट अलग हो जाएगा। फिर पास्ट क्या हो गया बच्चे, हैड, हैव का पास्ट फॉर्म क्या है, हैड। और डू की प्रेजेंट फॉर्म्स कौन है, डू, डज बेटा, पास्ट कौन है, डिड, ठीक है। अब इनका कोरिलेशन तुम पढ़ो मेरे बच्चों, पर इतना तो तुम्हें पता लग गया ना कि हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज मात्र पास्ट फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म तक ही क्यों मदद कर रही हैं, पता लग गया क्या, मतलब प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म तक ही इसलिए काम कर रही हैं क्योंकि इनके पास अपना फाइनाइट स्पेस यहीं तक है, समझ गए। मतलब हमारे पास ऐसी कोई भी एक्शन वर्ड अगर फ्यूचर के लिए नहीं है तो फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी कैसे होगी, बिकॉज ये इक्विवेलेंटली अदर वर्ब्स के बराबर है। जैसे कि डू भी तो क्रिया है ना बेटा, डू भी तो एक्शन वर्ड की तरह क्रिया है, तो उसी तरह हैव वर्ब, बी वर्ब क्या है, वर्ब ही है, ठीक है। तो वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंटली फाइनाइट स्पेस में सिर्फ पास्ट टेंस तक बता सकती है, उसके आगे नहीं, मतलब टेंस में बता रहा हूँ। फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए हमें मॉडल ऑक्सिलरीज पिक करने पड़ते हैं, ठीक है। कौन, मॉडल ऑक्सिलरीज पिक करने पड़ते हैं। अब इनके कोरिलेशन को देखो बच्चे, किसके साथ, देखो ना कोरिलेशन किसके साथ पढ़ना है। मतलब अगर आप बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं कि हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो क्या करेंगे, किसी नॉन फाइनाइट की, फाइनाइट नहीं है तो किसी नॉन फाइनाइट की मदद करेंगे भाई, कोऑर्डिनेट तो करेंगे, लेकिन करेंगे किसके साथ, किस वैल्यू के साथ करेंगे वो भी समझ लो। मैंने क्या कहा, जब कोरिलेशन की बात कर रहे हो तो आप, मतलब आपके जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है ना, पढ़ा है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है कौन से, जिसे आप क्या कहते हैं, आई एन जी, बोलते हैं ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना आई एन जी, उसका है क्या, नाम क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल पर्टिकुलरली जब जब आपने एक्शन की कंटिन्यूटी बतानी होगी, इन मोस्ट ऑफ द केसेस कन्वर्सेशन की जब आप वैल्यू सीख रहे हो, तो पहली वैल्यू ये भी सीख लो कि आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यूटी इन एक्शन को दर्शाने के लिए यूज होगी। और हमारा यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, कंटिन्यूअस टेंस को मेंटेन करने के लिए हम इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को वहां पर यूज करते हैं। लेकिन
प्रेजेंट पार्टिसिपल तो नॉन फाइनाइट वर्ब है और इसका अपना टेंस नहीं होता है, नहीं होता ना। जब नहीं होता तो इसका टेंस तो कोई भी बना सकता है फिर। लेकिन क्या है, आपको याद ये रखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की एक स्टिपुलेशन है। स्टिपुलेशन समझते हो? नेसेसरी कंडीशन, जैसे कि मैंने कहा भी था आपसे। अब स्टिपुलेशन क्या हुआ बच्चे, यहाँ लिख लो। स्टिप्यू बोलो। जैसे मीनिंग टाइप लिखना हो तो आप लिख सकते हो बच्चे, नेसेसरी, नेसेसरी कंडीशन बेटा, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर रहे हो तो किसके लिए यूज करोगे, कंटिन्यूटी बताने के लिए। लेकिन कंटिन्यूटी बताने के लिए आप लगा तो सकते हो, लेकिन यू कांट प्लेस योर प्रेजेंट पार्टिसिपल जस्ट डायरेक्टली आफ्टर द सब्जेक्ट में बच्चा। अपने सब्जेक्ट मतलब नाउन प्रोनाउन के ठीक साथ डायरेक्टली नहीं लगेगा, क्योंकि नॉन फाइनाइट है। और इसके फाइनाइट स्पेस देने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी हमेशा। और ध्यान ये भी रख लो कि बी वर्ब्स कंटिन्यूटी बताते समय प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ चलते समय मात्र यहां तक ही सीमित नहीं है, प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म तक ही। इसकी अगली जो मतलब हमारी बी वर्ब्स की जो नॉन फाइनाइट वैल्यूज हैं अपनी वाली, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। क्या कहा मैंने, और जो आपको बताई जाएंगी अभी, समझ गए कि मैंने क्या कहा। जो हमारे बी वर्ब्स की जो वैल्यूज हैं वो आईएनजी के साथ, जो आईएनजी फॉर्म तुम कहते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ कंटिन्यूटी बताने के लिए जिस प्रोसेसिंग के अंदर जरूरी नहीं कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस बताने के लिए ही काम आए, बाकी एरियाज में भी जब टेंस कोई और हेल्पिंग वर्ब, जैसे मान लीजिए मॉडल ऑक्सिलरी संभाल रहे होंगे, सुन रहे हो मेरी बात, जो मॉडल ऑक्सिलरी टेंस संभाल रहे होंगे बेटा, तो आपके बी वर्ब्स दूसरे रूप में भी आईएनजी के साथ लगने आएंगे, मतलब आपको लगाने पड़ेंगे, एक हिसाब से बोल सकते हो आप। लेकिन आपने जब इनमें पर्टिकुलरली जान भर देनी है कि हाँ हमारे बी वर्ब्स इस्तेमाल जो है प्रेजेंट टेंस बताते हैं, तो दे आर प्रेजेंट फॉर्म्स भाई, पास्ट फॉर्म इक्वली देखो ना, विद इक्वल वैल्यू, तो वो आपको मैं हो सका तो मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा। इसकी जो नॉन फाइनाइट वैल्यूज हैं क्या हैं, जैसे आपने क्या पढ़ा था, प्ले, प्लेज, प्लेट, पास्ट फॉर्म इज प्लेट बेटा, जिसका नाम क्या है, पास्ट फॉर्म आपने पढ़ा। प्ले, प्लेज प्रेजेंट फॉर्म, सिंगुलर प्लूरल पढ़ा ऐसे। फिर played was converted into past participle as played and present participle as playing, bare infinitive as play and to play as to infinitive, बताया था ना। सेम मैनर, in the same manner you can convert your be verbs, have verbs as well as do verbs and especially your helping verbs into their passive part। passive मतलब पार्ट कैसा, जो पर्टिकुलरली सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली लग के काम नहीं करता। ये तो सब्जेक्ट के साथ लग के टेंस बना लेंगे ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट डेफिनाइट है भाई। लेकिन वो वाले कौन से पार्ट है, जैसे कि मान लीजिए आपके कंटिन्यूअस टेंस का भी आप बोल रहे हो प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल सिर्फ एक्शन का ही नहीं होगा, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बी वर्ब का भी होता है। मेरी बात समझे ना कि नहीं समझे, कि मतलब हमारे हैव वर्ब का भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा बेटा। फॉर्म मतलब जो पर्टिकुलर रूप है, हमारे हैव वर्ब का भी प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप होगा। डू वर्ब का तो होता ही है, डू तो कॉमन वर्ब है ना, लेकिन हैव वर्ब का भी प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप होता है, बी वर्ब का भी प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप होता है। जैसे कि आपने जब एक्शन वर्ड के पास्ट पार्टिसिपल रूप को पढ़ा था, तो जब पास्ट पार्टिसिपल रूप को पढ़ा था तो हमने ऐसा सोचा कि थर्ड फॉर्म जिसे तुम कहते हो, थर्ड फॉर्म कहते हो ना, थर्ड फॉर्म कहते हो तो एक्शन वर्ड की ही जिसे बोल सकते हैं थर्ड फॉर्म नहीं होती अकेली, आपकी बी वर्ब की भी होगी, हैव वर्ब की भी होगी, डू वर्ब की भी होगी, और वो यूज भी की जाती है लैंग्वेज में, ठीक है। एक्शन वर्ड का ही वेयर इन्फी नहीं होता, बी वर्ब का भी हो सकता है, टू इन्फी भी बी वर्ब का भी हो सकता है, इन्फी मींस इन्फिनेटिव। फिर हैव वर्ब का भी वेयर इन्फिनेटिव होगा और हैव वर्ब का भी टू इन्फिनेटिव होता है। डू वर्ब का तो होगा ही होगा, बिकॉज इट इज द फादर ऑफ ऑल द एक्शन वर्ड्स, ठीक है।
एक्शन वर्ड्स और एक्शन वर्ब्स यू कैन से। समझ आ रहा है कुछ? Yes, sir. और वो कोऑर्डिनेशन भी इक्विवेलेंटली लेके चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये जो कोरिलेशन तुम लिख रहे हो कि वो सिर्फ, और मैं इतना भी बता रहा हूँ, तुम्हारे अपने ही वीवर्ब बेटा, जैसे प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म वीवर्ब जो हैं, वो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे किसी एक्शन वर्ड होगा तो ही उसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तुम्हारे वीवर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ भी ये चल पड़ते हैं सेम, विच विल बी टॉट लेटर, अभी बताया जाएगा, लेकिन अभी डिस्कशन कर लो इसका। ये मात्र काल बताने का काम कर रही है ना, लेकिन जब आपके वीवर्ब की भी अगर लगानी पड़ जाए प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, तो उसे भी ये कैरी कर लेती हैं। ठीक है, फिर ये कौन है मेरे बच्चे? हैव, हैज, हैड। ओके, हैव हैज प्रेजेंट फॉर्म, हैड इज पास्ट फॉर्म, डू डज प्रेजेंट फॉर्म, डिड इज पास्ट फॉर्म। तो करके नहीं है सेम टू सेम, जैसे हमारे एक्शन होते हैं पैटर्न में, सेम ये भी वैसे ही हैं। लेकिन हमें कोऑर्डिनेशन क्या सीखना है कि नॉन फाइनाइट का हैव वर्ब के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन है। जैसे कि मैंने कहा, हमारे जब आपने एक्शन को कंप्लीशन की वैल्यू देनी होती है, तो किसकी बात कही थी मैंने? पास्ट पार्टिसिपल की कही थी ना, जिसे आप थर्ड फॉर्म कहते हो। तो मैं यहां उसको लिख रहा हूं, ठीक है, आइडेंटिकल टू योर, पैरेलल टू योर हैव वर्ब। क्यों? क्योंकि आपने एक बात और ध्यान में रखनी बेटा, जब तुम्हें इस पास्ट पार्टिसिपल को परफेक्ट टेंसेस कहते हैं लैंग्वेज के अंदर के लिए यूज करना होगा, तो परफेक्ट टेंसेस की वैल्यू सिर्फ एक्शन वर्ड तक ही नहीं रखनी। कहां तक नहीं रखनी? एक्शन वर्ड तक ही नहीं रखनी। क्यों? तब आप फिर क्या करेंगे? तब आप एक हिसाब से रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे। कहां तक? कि मुझे तो एक्शन ही लगाना आता है हैव वर्ब्स के साथ। जैसे कि मैंने आपसे बताया भी था कि बेटा हैव, हैज को, हैड को क्या करो? कोऑर्डिनेट करो। किसके साथ? पास्ट पार्टिसिपल के एक्शन के साथ। जैसे कि आप कह दो, प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा रुक लो इसके ऊपर डिस्कशन। जैसे कि हैव हैज के लिए पास्ट पार्टिसिपल का जो कोऑर्डिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन का ही नहीं होगा, बल्कि इवन हैव का अपना भी हो सकता है। हैव की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी वो भी हैव हैज के बाद लग सकती है, इवन हैड के बाद भी लग पाएगी। कॉमन रखना है सबको। अभी से आइडेंटिकल वैल्यू समझो ना बच्चे। जैसे कि देखो, इनकी एक्चुअल फैमिली बताना चाहूंगा मैं आपको, पहले इसे पढ़ लो ना कि कोऑर्डिनेशन में चलती कैसे है। पास्ट पार्टिसिपल मींस वर्चुअली थर्ड फॉर्म जिसे कहलाते हैं। हर आदमी, हर तीसरा आदमी इसे थर्ड फॉर्म कहता है मेरे बच्चे, और इसे परफेक्ट टेंसेस के लिए यूज करते हैं। परफेक्ट टेंसेस किस बात के लिए यूज होते हैं? कंप्लीशन ऑफ एक्शन। बोल रहा था ना, perfect tenses, and what is the core value? completion of बोलते हैं बच्चे, ऑफ नहीं बोलना इसको। क्या बोलना है? ऑफ, या completion of action। ठीक है, और टेंस कौन सा मेंटेन करते हैं ये? अरे बेटा परफेक्ट टेंस। क्या करते हैं? परफेक्ट टेंस मेंटेन करते हैं और कंप्लीशन ऑफ एक्शन को निभाते हैं। लेकिन किसकी मदद से? किसकी कोऑर्डिनेशन से? हैव वर्ब की कोऑर्डिनेशन से। ओके, मतलब क्या कहा मैंने? जैसे मैंने कहा ऊपर आपसे कि आपकी कंटिन्यूअस टेंसेस को मेंटेन करने के लिए जब आईएनजी लग रही होगी बेटा, तो आपका बी वर्ब क्या करेगा? चाहे फाइनाइट रूप में लग रहा है, चाहे नॉन फाइनाइट में आना पड़े, वो आएगा इसके साथ कोऑर्डिनेशन में। उसी तरह जब एक्शन की कंप्लीशन चाहे प्रेजेंट टेंस में हो रही हो, चाहे पास्ट में हो रही हो, चाहे कल को फ्यूचर में हो रही हो, चाहे और किसी वैल्यू से हो रही हो, मतलब हमें क्या करना होगा? हैव वर्ब को इसके बगल में कोऑर्डिनेशन देना पड़ेगा। ये बात समझे? और मात्र इन्हीं दो रूपों में ही इसके साथ नहीं लगता। ये मात्र प्रेजेंट और पास्ट दो रूपों में ही इसके साथ नहीं लगता, बल्कि हमारे और जो नॉन फाइनाइट रूप होते हैं वो भी इसके साथ कोऑर्डिनेशन कर देते हैं। ठीक है, किसमें? एक्शन की कंप्लीशन के लिए उनको करना पड़ेगा बेटा। फिर डू वर्ब्स का एक्चुअल रोल समझने की कोशिश करो कि डू वर्ब्स हम क्यों यूज करते हैं। जैसे ही आपने इनको बराबर रखना, आइडेंटिकल रख लो बेटा। एक्शन वर्ड देखे ना तुमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा ना? क्या पढ़ा? कि हमारे एक्शन वर्ड्स प्ले, प्लेज, सिंग, सिंग्स। लुक एट द वैल्यूज, सिंग, सिंग्स, sang।
पढ़ा है ऐसे? सिंग सिंग सैंग, टीच टीचेस टॉट, पढ़ा? टाउट नहीं है, टॉट, टॉट, यस इट इज टॉट। मैंने क्या कहा बेटा? सिंग सिंग्स सैंग, टीच टीचेस टॉट। तो मैंने एक बात आपसे अभी लिखते लिखते कही कि डू वर्ब्स जो हैं वो एक्चुअली दे आर कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ऑल द एक्शन वर्ड्स। ऐसे ही है, हर क्रिया में डू है। डू का मतलब क्या बच्चे? करना। तो जब हर क्रिया का मतलब करना है तो डू हर क्रिया में तो है, मतलब इसका है ना। तो आपने क्या किया? डू वर्ब्स को आइडेंटिकल वैल्यू दे दो उन सभी एक्शन वर्ड्स के साथ। किसके साथ? जो भी एक्शन वर्ड्स आपने जीवन में यूज करने हैं। तो उससे क्या होगा? उससे आपको एक बात का अंदाजा लग जाएगा कि मुझे डू वर्ब उनके सब्स्टिट्यूट में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वो कैसे? आपके जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं ना बेटा, जब वो डायरेक्टली यूज होते हैं फाइनाइट स्पेस की तरह, वो मात्र वहीं तक, मतलब एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस जब आप डायरेक्टली उनको लिख रहे होते हो, आई प्ले, आई सिंग, आई टीच, आई हेल्प, है ना, आई स्टडी, आई स्पीक, वट एवर यू से, आई स्विम, आई रन, जिस मर्जी को लगा लो। लेकिन जब तक वो लग रहे हैं ना बेटा, डायरेक्टली लग रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है ना, तब तक तो वो लग गए। लेकिन जैसे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन कहाँ ले जानी पड़ेगी? नेगेटिव सेंटेंसेस में, मतलब नेगेटिव बात, नेगेशन की बात कहनी हो, कि एक्शन को नेगेट कर रहे हो, एक्शन को इंटेरोगेट कर रहे हो, निगेटिवली इंटेरोगेट कर रहे हो बेटा, तब आपको क्या करना पड़ेगा? इनके कॉमन वर्ड्स यूज करने पड़ जाएंगे। किसके कॉमन वर्ड्स? नहीं, हर एक्शन वर्ड का कॉमन वर्ड है डू वर्ब। तो हम क्या करेंगे? उसको सब्स्टिट्यूट दे देंगे आइडेंटिकल वैल्यूज के साथ। वो कैसे? जैसे मान लो आपका प्ले इज इक्वल टू डू। क्यों? प्ले इज सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म, प्लेज इज विल बी इक्वल टू डज, बिकॉज डज इज ऑल्सो इक्वली प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रेजेंट फॉर्म। समझ गए? तो जिन पर्सन्स के साथ एग्रीमेंट बनेगा प्लेस का, सेम उन्हीं के साथ डज का भी होगा। तो होगा क्या बेटा कि जब जब आपके प्रेजेंट फॉर्म या पास्ट फॉर्म काम नहीं कर पाएंगे अपनी जगह पर, कहां पर? जहां वो टेंस मेंटेन करते हैं। ध्यान रखो, इसका थोड़ा फंडा अलग है, ध्यान से सुन लो, कि प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म जब अपनी जगह पर रहकर अपना काम नहीं कर पाएंगे बेटा, तब उनकी जगह काम कौन कर रहा होगा? डू वर्ब्स आइडेंटिकली काम करेंगे। मतलब जहां पर प्रेजेंट फॉर्म सिंगुलर काम करती होगी वहां पर सब्स्टिट्यूट देगा आपका डू वर्ब सिंगुलर। ये रहा डू, सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म। और जहां पर प्रेजेंट फॉर्म प्लूरल काम कर रही होगी और ना कर पाए, उस जगह को टेंस कौन देगा बेटा? टेंस संभालने की जगह कौन संभालेगा? डज। वी गॉट इट? पक्का? तो फिर जहां प्लेज बोल रहा है, जैसे कि बोली ही प्लेज, तो इक्वलेंटली कैसे बोलना आपने? ही डज। सिंपल। जैसे कि हिंदी में क्या मतलब बना दोनों का? बोलता है ही प्लेज, वो खेलता है या तो कुछ बजाता है। वादन यंत्र बजाना हो तो भी प्ले यूज करते हैं ना। जैसे आपने कहना हो कि आई प्ले द गिटार, आई प्ले द गिटार में बच्चों, ऐसे बोलते हो। अब देखो यहाँ पे एक आर्टिकल्स की बात फिर से हुई। हमने गिटार के लिए क्या लगाया? आर्टिकल द लगाया, बिकॉज इट इज फिक्स रूल मेंशन इन द ग्रामर कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जब आपको देखो बातचीत में सुन के ना जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे ज्यादा चीजें याद रहती हैं कि क्या कह रहा हूँ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जब आप नाउन की तरह प्लेस करोगे तो उनके लिए आर्टिकल द लगा लेना अति आवश्यक। कोई शक इसमें? तो मैंने क्या कहा बच्चे? ही प्लेज द गिटार, है ना, आई प्ले द गिटार बन रहा ना। आई के साथ क्या लगा? प्ले। जैसे ही तुमने उसे कहीं और ले जाना, मतलब नेगेटिव फॉर्मेशन में जाना होगा, तो तुम्हारे प्ले और प्लेस को आइडेंटिकल वैल्यू के साथ सब्स्टिट्यूट कौन देगा? डू वर्ब्स देगी। मात्र प्ले को ही थोड़ी, किसी भी वर्ब को जब तुमने वैसे लिखा होगा और उसी उसी बात को नेगेटिवली बोलना है बेटा कल को, तो किससे बोलोगे? डू वर्ब से ही बोलोगे। किससे बोलोगे? हाँ जी, मेंटेन कर लोगे। और आगे सेंटेंस नेगेशन के लिए आपको आपके एडवर्ब यूज करना पड़ता है, जिसे आप नॉट कहते हो। क्या कहते हो? जैसे उस दिन कहा था मैंने, शायद प्रैक्टिस की हमने इस बात में, पहले लेक्चर में की थी, कि मैं आपसे कह रहा था बेटा कि आपने अपने ऑक्सिलरीज के साथ नेगेटिव करके दिखाओ, जैसे कि आई कैन नॉट,
I do not, he does not, है ना, उसी में मतलब हमारे एक्चुअल इमोशंस पुट होते हैं, वहीं से सेंटेंस फॉर्म होते हैं मेरे बच्चा। I do not, he does not, we do not, she does not, है ना, ऐसे बनेगा ना। I was not, I am not, बोलते हैं ना ऐसे। तो नॉट कहाँ लग रहा होता है? ऑक्सिलरी वर्ब्स के ठीक साथ लगता है, और उसके साथ एक और फॉर्म वो तैयार करता है जिसे कहते हैं आप शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब एंड एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चे? नेगेशन। नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं ना, तो नेगेशन के लिए आपको कौन यूज करना पड़ता है बच्चे? नॉट यूज करना पड़ता है, जिसे हो सकता है कई बार एग्जामिनेशन में ग्रामर में ऐसे ही पूछ लें, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक है, सिंपल, दिस इज नेगेशन। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? NEGATI, उसका डेरिवेटिव हुआ ये नेगेटिव, इससे बनता है ना एडजेक्टिव। एडवर्ब ऑफ नेगेशन कौन है? नॉट। किसके साथ कोलैबोरेशन में आता है? मैक्सिमम टाइम नहीं बेटा, हमारे जो ऑक्सिलरी वर्ब्स जितने भी हैं, चाहे वो मॉडल ऑक्सिलरीज होंगे चाहे प्राइमरी ऑक्सिलरीज होंगे, क्या होगा? इन्हीं के ठीक साथ लग के क्या करेगा? ठीक बाद, मतलब आप बोल सकते हो बाद मतलब साथ। जैसे कि कैसे बोलिए? इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, इनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी बन जाती हैं। ठीक है, वो आपको बताऊंगा मैं। वॉज नॉट, वर नॉट, have not, has not, had not, does not, did not। तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे ही आपके एक्शन वर्ड्स जो मतलब हैबिट, टेंडेंसी और नेचुरल चेंजेस को जब वो प्लेस कर रही होती थी, करती है ना प्रेजेंट फॉर्म की तरह, तब आपके प्रेजेंट फॉर्म को सब्स्टिट्यूट कौन देगा? डू देगा सिंगुलर को, डज देगा प्लूरल को सब्स्टिट्यूट, और डिड दे देगा पास्ट फॉर्म को। पास्ट फॉर्म डायरेक्टली किसके लिए यूज होती है? क्या बता रहा था मैं फर्स्ट लेक्चर में? जब हम जो काम किया था। अरे बेटा, हो चुका हो तो चलो होता है, पर पैटर्न में आप पर्टिकुलर जैसे वे से इमोशन, किस इमोशन के लिए आप इसको यूज करते हो सेकंड फॉर्म को, वो बता रहा हूँ। किस भाव को, किस भाव से जब बात करते हो कि भाई आपने कोई काम किया था, किसी व्यक्ति ने कोई काम किया था, सुन रहे हो ना? किया था, करता था मत कर देना, किया था बेटा। हाँ, मैंने चाय पी थी या पानी पिया था, मैंने तुम्हें फोन किया था, मैंने तुम्हारी मदद की थी, मैंने इंग्लिश का लेक्चर लगाया था। तो तब आप पास्ट फॉर्म को यूज करते हो, और पास्ट फॉर्म को जब अपना काम करना मुश्किल हो जाएगा सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से, तो उसकी मदद कौन करेगा? डिड करेगा। क्यों? बोथ आर पैरेलल, मतलब पैरेलल, बोथ आर पैरेलल और इक्वल और हैविंग आइडेंटिकल वैल्यू। क्या है उन दोनों के पास? बराबर वैल्यू है। डिड लगे सब्जेक्ट के साथ, मतलब प्रोनाउन नाउन के साथ डिड लगे, चाहे कोई पास्ट फॉर्म एक्शन लगे, टेंस के बनेगा पास्ट ही बनेगा। बन गया पास्ट टेंस। आगे तुमने जो जो जोड़ना है फिर जोड़ लो। और एक और बात ध्यान रखना, जब डू डज डिड किसी एक्शन वर्ड को टेंसेस के अंदर या बातचीत जोड़ते वक्त साथ देंगे, जब चलेंगे, तब इनके लिए भी अगला वर्ड जिसको एक्चुअली मेंशन किया जाता है, कैसे? फर्स्ट फॉर्म की तरह मेंशन किया जाता है ना, फर्स्ट फॉर्म की तरह मेंशन किया जाता है, वो फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है। क्या नहीं होती? वो फर्स्ट फॉर्म नहीं है बेटा, वो बेयर इन्फिनेटिव है। क्या है? बेयर इन्फिनेटिव कौन है? वही याद कर लो, कौन है बेटा? बेयर इन्फिनेटिव, जो आपने उस दिन सुनी थी अभी, नॉन फाइनाइट फॉर्म एक्शन की बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म, याद है? तो वो वही है जो फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर की तरह दिखती है बाय द वे, इसीलिए क्या कंसिडर की जाती है? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म नहीं है बेटा। और मैंने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड के कंसेप्ट को थोड़ा साइड कर दो, प्रेजेंट फॉर्म को अलग रखो, बेयर इन्फी को अलग रखो, तब तुम्हारे दिमाग में चीजें सही चलेंगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम वैल्यू नहीं समझ पाते फर्स्ट फॉर्म की, तो तुम डस के बाद प्लेज कंडक्ट कर सकते हो, जो कि बहुत गड़बड़ की बात है। डिड के बाद भी प्लेड, डिड के बाद भी लोग, डिड लग जाने के बाद भी लोग क्या करते हैं? कई बार पास्ट फॉर्म लगाने की कोशिश करते हैं,
ये ना जानने की वजह से कि डिड अपने आप अपना काम कर चुका है, टेंस बना चुका बेटा वो, क्योंकि टेंस बनता कहाँ जैसे फाइनाइट स्पेस में, स्टार पॉइंट में, और स्टार पॉइंट में कौन सब्स्टिट्यूट दे चुका एक्शन को, डिड, एंड डिड इज मेंटेनिंग द पास्ट टेंस। डू डज किसको दे चुके हैं, प्रेजेंट फॉर्म को, और डू डज आर मेंटेनिंग प्रेजेंट टेंस। लेकिन जब टेंस मेंटेन हो गया तो हमारी वही एक्शन वर्ड्स किस फॉर्म में लिखी जाएंगी, वो होती है वेयर इन्फिनिटिव, व्हिच इज द रेप्लिका। रेप्लिका क्या होता है बेटा, रेप्लिका होता है क्या, रेप्लिका वैसे जुड़वा को कहेंगे, एक जैसा दिखने वाला, हूबहू, ट्विन 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 वर्ड भी तुम लोग यूज करते हो, वो भी लिख लेना, ठीक है। रेप्लिका ऑफ प्रेजेंट फॉर्म सिंगुलर, प्रेजेंट फॉर्म सिंगुलर का रेप्लिका कौन है, वेयर इन्फिनिटिव, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट एक्शन वर्ड्स। इनके तुम जब लिखने लगोगे ना, बी वर्ब्स, हैव वर्ब्स और डू वर्ब्स के, और बी वर्ब्स और हैव वर्ब्स के लिखने लगोगे, और स्पेशली बोला जाए तो हैव वर्ब्स का भी रेप्लिका रहता है, डू वर्ब्स का भी सेम रहता है, बी वर्ब का जो होता है वो इज एम आर नहीं होता, बी वर्ब का जो वेयर इन पी है वो स्वयं बी होता है, ठीक है। ये बात को समझ पा रहे हो, सिंपल, प्लीज मेक इट सिंपल। मैं आगे की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मॉडल ऑक्सिलरीज की तरफ नहीं जा पा रहा हूँ बेटा, अभी नहीं ले जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ना ले जाऊं थोड़ा, अभी इसको आप ना थोड़ा ओपन करके पढ़ लो, ओपन करके जब पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि मुझे आपको इनकी फैमिली भी बतानी है, कौन सी, फाइनाइट तो देख ली तुमने, ये फाइनाइट ही तो है, प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म, ये तो फाइनाइट वैल्यू है। इनकी नॉन फाइनाइट वैल्यू देखो ना, जिनके बारे में तुमसे बात कर रहा हूं, क्या बात कि मैंने कहा कि आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए जरूरी नहीं कि प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म ही काम करें साथ में कोऑर्डिनेशन के लिए, कल को नॉन फाइनाइट वैल्यूज भी साथ में आके लग सकती हैं, कौन कौन सी लगती हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा, अभी बता दो, ये समझ आ गया, कौन सा, बी वर्ब समझ आ गया, हैव वर्ब समझ आ गया, डू वर्ब समझ आ गया। बी का अपना मतलब अस्तित्व में होना, हैव का अपना मतलब आपका किसी चीज के पास होना मायने, ठीक है, और हर बार वो सेम उसी मीनिंग के साथ नहीं चलती है, कई बार हमें इसे कंडीशनली टेंस मेंटेन करने के लिए भी यूज करना पड़ेगा, जब आप इसे पास्ट पार्टिसिपल के लिए यूज कर रहे हो किसी एक्शन के लिए, ठीक है बेटा, इंडिपेंडेंटली भी चलते हैं ये। मैंने क्या कहा था कि ये वाली क्रियाएं मात्र काल बताने का काम तो करती हैं, लेकिन मात्र एक्शन वर्ड के लिए ही नहीं चलती हैं, अपने आप भी एग्रीमेंट में चल के नाउन के लिए भी चल सकती हैं, जोड़ने के लिए, एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए भी चल सकती हैं बेटा, एडवर्ब को जोड़ने के लिए भी, मतलब आगे कुछ भी बातचीत बनाने के लिए काम कर सकती हैं बेटा, ओके, वेरी गुड। डू वर्ब्स डिड, डू डस डिड, किसको सब्स्टिट्यूट देते हैं, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म को सब्स्टिट्यूट देते हैं, जो आपने पहले पढ़ रखा है एक्शन में, और हर एक्शन के पिताजी कौन, डू, और वेयर इन्फिनिटिव कौन है, जब जब डू वर्ब सब्स्टिट्यूट दे देता है उसके बाद आगे बातचीत के अंदर नेगेटिव सेंटेंस हो चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो बेटा, उनके एक्शन को मेंटेनेंस कौन देगा, वेयर इन्फिनिटिव ही देगा, ठीक है। अभी से सुन लो, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं। और असल में जब डू वर्ब्स चल रहे हैं बेटा, आपकी फॉर्म्स यूज हो रही हैं, तो टेंसेस के अंदर किस टेंस को मेंटेन करते हैं, इनडेफिनिट टेंस को मेंटेन करते हैं ये, ठीक है, आर यू गेटिंग इट। अच्छा मुझे बताइए, क्या आप इसकी एक्सप्लेनेशन अभी पढ़ना चाहेंगे पैटर्न में, मतलब इसकी जो नॉन फाइनाइट एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन जो भी है इसकी, क्या अभी आप भी पढ़ना चाहेंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज को साथ में कंडक्ट करना चाह रहे हो, मॉडल ऑक्सिलरीज की इंट्रोडक्टरी पार्ट बताऊं मैं आपको, मुझे ठीक लगे, लेट्स कम, लेट्स गो फॉर द मॉडल ऑक्सिलरीज, सिर्फ और सिर्फ कैसा, इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्टरी कैसा मेरे बच्चा, जिसमें आपको कम से कम इतना पता लग जाए कि ऑक्सिलरी वर्ब्स में जो और खिलाड़ी हैं वो कौन है, जरूरी नहीं कि बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब्स ही हैं, ओके, इनका दायरा तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस तक ही है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज का दायरा क्या है, फ्यूचर भी ले जाता है, वो फ्यूचर का भी पास्ट कर देता है, क्या करता है, अब वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होगी भाई, आपके पास्ट का जो फ्यूचर, मान लीजिए आपने पिछले कल का जो फ्यूचर था ना,
तब आपने कोई बात पिछले कल अपने फ्यूचर के लिए कही होगी ना, अब वही बात दोबारा अभी कह रहे हो तो तब आपके लिए अलग मॉडल यूज होता है। तो वो सारा कुछ है, लेकिन देखिए वी कैन डिवाइड अ मॉडल ऑक्सिलरीज इनटू टू पार्ट्स बेटा, टू फैमिलीज वर्चुअली, नॉट पर्सनली, डोंट टेक इट पर्सनल। फिर भी मैं आपको समझाने का, समझने का एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अपनी फैमिली मेंबर्स को याद करो। फैमिली 1, बोलिए बेटा। मतलब 2 का मतलब होगा बैचलर्स, ठीक है। 1 का होगा कपल्स, 1 का होगा कपल्स। घर में सबसे बड़े मेंबर कौन होते हैं? दादा दादी होते हैं, कपल्स होते हैं, पापा मम्मी, चाचा चाची, भैया भाभी। बना ली 4 कपल माइंड में, बन गए। क्या आप इन कपल्स को भूल सकते हो? कभी कभी भुला सकते हो? मुझे नहीं लगता भुला सकते हो। तो कौन कौन होते हैं? दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, भैया भाभी, सबके बच्चे बैचलर पार्टी में डाल देंगे, ठीक है। तब हमें सारे मॉडल ऑक्सिलरीज को याद करने में इजी, थोड़ा इजी हो जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि तुम कोरिलेट कर लोगे। अब मैं, तुम्हें याद रहेगा ना दादा दादी की बेटी कौन? बुआ, ठीक है ना। अब याद, ये एक और बात रख लो, इन कपल्स में जो मेल मेंबर्स होंगे वो मेंटेन करेंगे प्रेजेंट टेंस को, और वो फीमेल मेंबर होंगे वो मेंटेन करेंगे पास्ट टेंस को। तो आइए, प्लीज इसे पर्सनल नहीं लेना है, लेकिन इसे मात्र एक ट्रिक की तरह लेना है, जिससे आप सारे के सारे मॉडल ऑक्सिलरी हमेशा अपने मन में रख लोगे कनेक्टिविटी के साथ। और साथ में मीनिंग भी हम इसमें बता सकते हैं अच्छे से, प्रेजेंट और पास्ट में हो जाए। और फैमिली 2 जो आपके बैचलर पार्टी है, वो क्या है? उनका प्रेजेंट पास वो स्वयं मेंटेन करते हैं, जितना जितना उनका दायरा है, जो जो उनका काम है वो स्वयं मेंटेन करेंगे बेटा। तो प्रेजेंट और पास्ट। अब फैमिली 1 में प्रेजेंट में कहने कहा दादा दादी। दादा दादी कौन? दादा बोलो कैन, दादी बोलो कुड, ठीक है। पापा मम्मी, बोलिए पापा मे, मम्मी। अब कनेक्ट हुए ना, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें एक बात समझ आ गई कि कैन का पास्ट कुड होता है। अब धीरे धीरे दादा दादी की जो इमेज है वो तब तक भुलानी है जब तक तुम्हें ये सारे माइंड में बैठ नहीं जाते यूज कर करके। बोलिए चाचा चाची, शेल शुड बेटा, भैया भाभी विल वुड। आई गेटिंग इट? कितने मॉडल ऑक्सिलरीज हो गए? 8। 4 कपल मतलब तो 8 मॉडल ऑक्सिलरीज हो गए। बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा, रख लिए? बोलिए कैन कुड, मे माइट, शेल शुड, विल वुड। बन गया? 8 हो गए। जब तुम्हें कैन याद आएगा तो कुड भी तो साथ में आ रहा है। बोलो शाबाश, आ रहा है। मे का पास्ट माइट, शेल का पास्ट शुड, विल का पास्ट वुड। 8 तो मजे से आ गए। टोटल होते हैं हमारे पास 13। अब कैसे? दादा दादी की बेटी बुआ, नवा मॉडल आ गया मस्ट बेटा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में 9th one is must, then the 10th one is very good, and the 11th is dare, ठीक है, and the 12th will be used बेटा, and 13th will be ought, ठीक है ना। अब इनका कैसे कोऑर्डिनेशन बनाओगे? दादा दादी की बेटी बुआ, पापा मम्मी की बेटी बहन, चाचा चाची की बेटी बहन, है ना, भैया भाभी की बेटी भतीजी, और आप स्वयं ऑट। होगी फैमिली तैयार? अब रट्टा मारोगे तो क्या करोगे? समझेंगे ना कैसे? दी है ना कैसे? दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, भैया भाभी, बेटी बुआ जी, ठीक है, बहन, ठीक है, बेटी बहन, भैया भाभी की बेटी भतीजी, और आप बच गए 1। तो टोटल मेंबर कितने हुए? 13 अपने आप ही हो गए।